अमेरिका की इस गायिका रिहाना ने एक ट्वीट किया। क्या यह वक्त नहीं आ गया है कि दिल्ली में चल रहे या भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन पर हमारा ध्यान जाए? और रिहाना ने यह बात इसलिए रखी थी क्योंकि जिस तरह से सिंघू पर, गाजीपुर पर या शाहजहांपुर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है लाइफ चेंजिंग वर्ल्ड मिथ बस्टर चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विदेशी सितारों से मिल रहे किसानों को समर्थन के बारे में और सरकार को मिल रही नसीहत के बारे में, और साथ ही चर्चा करेंगे देशी सितारों की किसानों की खिलाफत और सरकार की चाटुकारिता के बारे में। और इसी के साथ आपको ले चलेंगे राज्यसभा में और वहां दिखाएंगे कि राज्यसभा में संजय सिंह ने क्या बोला, और उन बातों को सुनना आप सबके लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप किसान समर्थक हो या ना हो। और अगर आप किसान समर्थक नहीं हैं, आम जनता के समर्थक नहीं हैं, तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में बने रहना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप देश की जनता के खिलाफ हैं तो जनता से ही तो देश बनता है। तो देशद्रोह का असली मुकदमा तो आप पर लगना चाहिए। और ये जो देसी सितारे हैं हमारे, अभी आपको सारी लिस्ट उनकी पता चल जाएगी किस किस ने क्या बोला है। तो ये सारे देशी सितारे, इनका ना सिर्फ पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए, इनके ऐड, इनकी मूवीज सारी देखना बंद करना चाहिए, बल्कि इन पे भी देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि देश की जनता के खिलाफ खड़े हैं ये लोग। और ये लोग भूल चुके हैं कि देश की जनता ने ही इनको वहां पर पहुंचाया है जहां पर आज वो हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इसको पूरे ध्यान से देखिएगा, एक भी चीज मिस नहीं करना। और लास्ट में आपके पास में आकर के इस वीडियो पे असली डीएनए करूंगा, क्योंकि नकली डीएनए आज तक आपने बहुत देखे हैं, आज होगा असली डीएनए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरा का पूरा बॉलीवुड आपके स्क्रीन पर, यह है अजय देवगन, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार। अक्षय कुमार क्या कह रहे हैं? Farmers constitute an extremely important part of our country, and the efforts being undertaken to resolve their issues are evident. Let's support an amicable resolution rather than paying attention to anyone creating differences. सुनील शेट्टी का भी वही तेवर और अजय देवगन का भी वही तेवर। Do not fall for any false propaganda against India or Indian policies. It's important to stand united at this hour without any infighting. Propaganda? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाके ये नारा लगाते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार, तब आपको देश की इज्जत का ख्याल नहीं आया था? एक रिहाना, एक गायिका ने एक ट्वीट किया, एक ग्रेटा थनबर्ग जिनकी एक हैसियत है विश्व मानचित्र पर, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये सब भेड़ बकरियों की तरह भागने लगे। सबको लाइन से लगा दिया गया। क्या एकता कपूर, क्या अक्षय खन्ना, क्या सुनील शेट्टी। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। अब मैं आपको प्रमाण देने वाला हूं कि यहां पर बीजेपी का हाथ कैसे। मसलन अगर आप सुनील शेट्टी का यह बयान पढ़ें, वी मस्ट ऑलवेज टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ थिंग्स एज देयर इज नथिंग मोर डेंजरस देन हाफ ट्रूथ। हमें समग्रता से अपनी बात रखनी चाहिए, मगर अर्ध सत्य जैसी कोई चीज नहीं है। मगर अगर आप इसमें गौर करें, इसमें हितेश जैन 33 को उन्होंने टैग किया है। कौन है हितेश जैन 33? हितेश जैन पर आप क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि यह बीजेपी का नेता है। हमारे अन्ना यानी सुनील शेट्टी इतने भोले हैं कि इन्हें चोरी भी नहीं करनी आती। इन्होंने बतला दिया कि जिस शख्स की तरफ से इन्हें कॉल आया गया होगा कि भैया ट्वीट करो, जल्दी ट्वीट करो, उन सुनील शेट्टी ने उन्हें टैग कर दिया। यह हालत है हमारे सितारों की। रट्टू तोतों की तरह इन्होंने कैसे ट्वीट किया, इसका एक और प्रमाण देखिए। अक्षय कुमार का आपने ट्वीट देख चुके हैं। अब हूबहू यही बात साइना नेहवाल कह रही हैं। दोनों का ट्वीट्स देखिए आमने सामने, मानो दोनों एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। मगर हकीकत यह है, ये लोग अंदर से कितने बड़े चाटुकार हैं वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। सेम भाषा। अगर तुम्हें रिहाना को या ग्रेटा थनबर्ग को चुनौती देना था
तो मजबूती से सामने आते ना, अपनी बात, अपने दिल की बात, अपने मन की बात रखते। तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है जब किसान मरता है, एक शब्द नहीं निकलता है। और आज मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, और यही सवाल कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने उठाया है। तहसीन पूनावाला ने कहा है आपके स्क्रीन पर कि अक्षय कुमार ने कहा था एक साल पहले कि वो अपने कनेडियन पासपोर्ट को त्याग देंगे। अब तक उन्होंने क्यों नहीं त्यागा? मगर उससे भी बड़ा सवाल है, मुद्दा यह नहीं कि कल को अक्षय कुमार अपने कनेडियन पासपोर्ट त्याग दें, क्योंकि ये लोग हमें राष्ट्रवाद का संदेश देते हैं ना। अक्षय कुमार वो शख्स हैं जो चड्डी बनियान, सीमेंट, टम्बलर, बाटली, इन तमाम चीजों का भी जब वो ऐड करते हैं ना, तो उसमें सैनिक घुसा देते हैं, आपने देखा होगा। मगर 2014 से पहले इनमें कहीं पर भी ये राष्ट्रवाद नहीं दिखाई दिया। 2014 के बाद इनके जैसे और बॉलीवुड के कई लोग समझ गए कि भैया राष्ट्रवाद को जितना बेचा जा सकता है ना, वो हम किसी और चीज को नहीं बेच सकते। 2014 से पहले कभी आपने सुना था अक्षय कुमार खुद को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर, राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर पेश करते हुए? कभी नहीं। उल्टा इनकी एक फिल्म आई थी दोस्तों, ए वतन तेरे लिए, या अब वतन तुम्हारे हवाले साथियों, अनिल शर्मा की फिल्म थी। क्या आप जानते हैं उस फिल्म में इन्होंने पाकिस्तान के विरोध में डायलॉग्स बोलने से मना कर दिया था? क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि पाकिस्तान में मेरे फैंस हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ जो है डायलॉग नहीं बोल सकता। बिल्कुल उसी तरह से जैसे सनी देओल ने गदर में बोला था, क्योंकि आपको याद होगा कि गदर और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इन दोनों का जो निर्देशक है, डायरेक्टर एक था। मगर कभी भी उस वक्त इनका यह बयान था। और ये कौन अक्षय कुमार है? जो सवाल मैं थोड़ी देर पहले पूछने वाला था, यह वो शख्स है जिसने कनेडियन नागरिकता हासिल की। क्या 2014 के बाद यह शख्स ऐसा कर सकता था? नहीं कर सकता था। और कैसे हासिल हुई? अक्षय कुमार ने एक झूठ बोला था कि मुझे कनेडियन सरकार ने सम्मानित किया है, क्योंकि उन्होंने जो मुझे अपनी नागरिकता दी है वो कुछ ही लोगों को सम्मान हासिल है। अक्षय कुमार ने यह झूठ बोला था। मैं आपको बताता हूं क्यों। आपके सामने नेशनल पोस्ट, इसके मुताबिक फॉर्मर कनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्टीवन हार्पर के लिए इन्होंने चुनावों में कैंपेनिंग की थी। 2011 की बात है दोस्तों, और उससे खुश होकर इन्हें कनेडियन नागरिकता दी गई। तो कहां गया इसमें राष्ट्रवाद, कहां गया देशभक्ति? बताइए ना। कल्पना कीजिए दोस्तों, इसी तरह से शाहरुख खान ने, आमिर खान ने, सैफ अली खान ने, सलमान खान ने कनेडियन नागरिकता ली होती। अब तक हम लोगों ने उनके घर के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करके, नारे लगा के उन्हें बदनाम कर दिया होता, उनका जीना मुहाल कर दिया होता दोस्तों। उनकी ऐसी हालत कर दी होती कि वो बेचारे एक विज्ञापन नहीं कर पाते। फिल्म तो बहुत दूर की बात है। और यहां ये शख्स हमें राष्ट्रवाद पर उठते हैं। कनेडियन नागरिक हैं, क्यों हैं? 2014 से पहले कहां गया था तुम्हारा जज्बा? मैं जानना चाहता हूं। 2014 से पहले तो मैंने कभी आपको राष्ट्रवाद, किसान, ऐसे मुद्दों पर सियासत करते नहीं देखा, अपनी बात नहीं रखते देखा। आज किसान वहां मर रहा है, उस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं है। एक रिहाना कुछ बात कहती है, उससे पूरी मोदी सरकार घबरा जाती है, विदेश मंत्रालय तक उसमें प्रतिक्रिया दे देता है। रिहाना एक देश नहीं है मान्यवर, रिहाना एक प्राइवेट सिटीजन है। इससे पहले भी सूडान के अंदर वहां के तानाशाह ने जिस तरह से लोगों पर अत्याचार किया था, रिहाना ने उस पर भी टिप्पणी की थी। जी हां, मगर ये लोग जो हैं इस कदर डर गए हैं दोस्तों, इसकी कोई सीमा नहीं है। और दोस्तों, मीडिया चैनल्स का क्या हाल है आप जानते हैं। देखिए, कल जैसी ही खबर आई थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं अलग अलग न्यूज चैनल्स क्या कर रहे थे। मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों, इन लोगों ने देश की क्या हालत कर दी। ये देखिए, सेलिब्रिटी वाली साजिश पर सॉलिड जवाब, जी न्यूज। आगे देखिए, मुद्दा देसी, कहां से आ गए विदेशी, हुंकार। फिर ये देखिए, अब ये सबसे बड़ा कॉमेडी तो ये है, अब इंटरनेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव। जिस विदेश मंत्रालय के बयान पर आपने प्रतिक्रिया दी,
उसको टैग करके इन तमाम सेलिब्रिटीज ने अपनी राय रखी। क्या आपने उस विदेश मंत्रालय के बयान को खंगालने की कोशिश की कि उसमें कितने झूठ भरे हुए हैं, कितने अर्ध सत्य हैं? सबसे बड़ा झूठ तो सबसे पहली पंक्ति में है विदेश मंत्रालय के बयान में, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आफ्टर अ फुल डिबेट एंड डिस्कशन पास्ड रिफॉर्मिस्ट लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। कौन सा डिबेट, कौन सी चर्चा? क्या हम भूल गए कि ये लॉ जो है राज्यसभा में कैसे पारित हुआ था? लोकतंत्र शर्मसार हुआ था, संवैधानिक मान्यताएं शर्मसार हुए थे। उस वक्त गांधी के सामने रात भर राज्यसभा सांसदों ने प्रदर्शन किया था। आगे कहते हैं कि साहब कुछ ही किसान हैं जिन्हें इस पर आपत्ति है और उनकी संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए सरकार उनसे लगातार बातचीत कर रही है। अरे भाई, अगर तुम बातचीत कर रहे हो तो फिर तुमने इस तरह के कटीले तार क्यों लगा दिए, इस तरह के सुए क्यों लगा दिए, तुमने कील क्यों ठोक दिए हैं, तुम इस तरह से खुदाई क्यों कर रहे हो, इंटरनेट क्यों खत्म कर दिया? देखिए, चाहे ग्रेटा थनबर्ग हो, मीना हैरिस हो, कांग्रेसमैन जिम कॉस्टा हो, रिहाना हो, ये लोग क्यों अपनी बात रख रहे हैं? उनका मतलब किसान कानून से नहीं है, उनका मतलब है जिस तरह से इंटरनेट काट दिया गया है। और हम ये बात ना करें कि दूसरा देश टिप्पणी ना करे। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री ने या हमारे नेताओं ने दूसरे देशों की राजनीति में जाकर दखल दिया है जिसका नुकसान हमको हुआ है। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी कैंपेनिंग करते हैं। आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है? अपने आप में देश की नाक को काटने का इससे खराब मिसाल कोई नहीं हो सकती जो रिहाने का एक ट्वीट और उसके बाद सारी की सारी प्रतिक्रिया जो सामने आई है। दोस्तों, इससे देश शर्मसार हुआ है। इससे यह पता चला है कि हम कितने छोटे हैं, हमारी सोच पिछले 7 सालों में कितनी छोटी हो गई है। ऐसी ओछी बातों पर प्रतिक्रिया, ऐसी छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना, एक प्राइवेट सिटीजन ने क्या कह दिया उसको लेके ऐसा बवाल मच गया है। कोई और जरिया हो सकता था। आपने इन बकरियों को, इन मेमनों को लगा दिया, कम से कम उन्हें यह तो समझाते कि वो अपने दिमाग की सोचकर अपने बात रखते। मगर जो आपने उनको रटा दिया वही वो लोग बोल रहे हैं। क्या दुनिया ही नहीं देख रही है? अब मैंने आपको साइना नेहवाल और अक्षय कुमार के आइडेंटिकल ट्वीट्स, सिमिलर ट्वीट्स के बारे में बताया। मैंने आपको यह भी बताया कि सुनील शेट्टी ने अपने बीजेपी हैंडलर को टैग कर दिया, हितेश जैन को। यह सब क्या बतला रहा है? यह सब यह बतला रहा है कि ये लोग एक व्यक्ति की साख बचाने के लिए देश की साख को ताक पर रख रहे हैं। मान्यवर, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज मुल्क में जो हालात है किसान के, मान्यवर, आज क्या हालत कर दी गई है इस देश में। पिछले 76 दिनों से किसान आंदोलन पर है, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बूढ़े किसानों की आंखें फोड़ दी गई, कड़कती ठंड में पानी की बौछारें की गई, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको गद्दार कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया। मान्यवर, उनको अपमानित किया गया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा ये किसान नहीं आतंकवादी हैं, इनको शूट कर देना चाहिए और अगर दिल्ली पुलिस नहीं कर पाती तो मैं इनको जूतों से मारूंगा, जूतों से मारूंगा। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं। मान्यवर, इस देश के अन्नदाता जो आपको अनाज पैदा करके आपका पेट भरते हैं, आप उनको जूतों से मारने की बात करते हैं। 11 दौर की आप वार्ता कर चुके, सारी की सारी वार्ता फेल। आप कहते हैं मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए 2 रुपए भी नहीं है? अरे 2 रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो, लेकिन कॉल कर लो किसानों को, कॉल कर लो किसानों को।
उनकी पीड़ा चरम पर पहुंच चुकी है मान्यवर। 165 किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है। आप जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां पे 97 साल के इलम सिंह आपको मिलेंगे। उनके 2 बेटे फौज में हैं, रो रो के कहते हैं मुझे इस उम्र में उग्रवादी कहा जा रहा है, नक्सलवादी कहा जा रहा है। उनकी पीड़ा है मान्यवर। आप जाइए टीकरी बॉर्डर पे, आप जाइए सिंगू बॉर्डर पे, पीड़ा के साथ वो लोग कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद लाला लाजपत राय के वंशजों को, जलियांवाला बाग कांड में शहादत देने वालों के वंशजों को आप खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दुश्मनी है आपकी इन अन्नदाताओं से? चलिए, सब कुछ कर लिया आपने, अब तो कम से कम उनके ऊपर दया कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है। आप चले जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे मान्यवर, कटीले तार, बड़े बड़े कीले गाड़ दी गई हैं, 12-12 इंच की कीले सड़कों पे गाड़ दी गई हैं। देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। ऐसी स्थितियां दो परिस्थितियों में जन्म लेती हैं मान्यवर। जब देश का शासक अपनी जनता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं बेड़ियां बनवाता है, या देश की जनता को शत्रु समझने लगता है तब ऐसी बेड़ियां लगवाता है। यह हो रहा है मान्यवर। आज इनके जुर्म के कारण हिंदुस्तान के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत को रोना पड़ा और यह कहना पड़ा कि भाजपा के लोग घेर कर हमें लाठियों से पीटना चाहते हैं। यह आप करा रहे हैं, यह आप करा रहे हैं। आप डेमोक्रेसी की बात यहां पर करते हैं, आप आजादी की बात यहां पर करते हैं। आपने इस देश की हालत यह बना रखी है कि राजदीप सरदेसाई जैसे वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर आपने मुकदमे दर्ज करके पत्रकारिता को भी दबाने और उसको कुचलने का काम किया। हर तरफ जुल्म, हर तरफ एफआईआर, हर तरफ मुकदमे। जो पानी पहुंचा रहा है उस पर मुकदमा, जो डीजल दे रहा है उस पर मुकदमा, जो खाने का इंतजाम कर रहा है उस पर मुकदमा। एनआईए लगा दो, सीबीआई लगा दो, पुलिस लगा दो, जांच लगा दो। अरे वो आपके देश के नागरिक हैं। आप कहते हैं किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, हम बड़े समझदार हैं, आइए हम आपको किसानी बिल समझाएंगे। मान्यवर, इनकी समस्या यह नहीं कि किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, इनकी समस्या यह है कि किसानों को यह बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान। आप बड़े अक्लमंद समझते हैं अपने आप को। अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझिए भाजपा के लोगों। वो बिगड़ैल बैल की नाक में नकेल डालते हैं, आपकी सरकार के नाक में भी नकेल डाल देंगे, चिंता मत कीजिए। मैं यहां सुन रहा था मान्यवर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की सांसद जितने भी नेता बोल रहे थे, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में इसको लिखा था। यह बिल तो कांग्रेस पास करना चाहती थी। जीएसटी की बात करो, यह बिल तो कांग्रेस करना चाहती थी, हम इसलिए इसको कर रहे हैं। लेकिन वो सांसद यह बताना भूल गए कि जब यह बिल कांग्रेस लेकर आई थी तो उस समय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने उस समय बिल का विरोध किया था। और कांग्रेस ने अगर 19 के घोषणा पत्र में इस बिल को शामिल किया था तो उनको तो 55 पे पहुंचा दिया, आपने तो लागू कर दिया। आपको 5 पे पहुंचा देगी, इस देश की जनता 5 पे पहुंचा देगी। इसलिए अगर आप कांग्रेस के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं तो जनता को भ्रमित मत कीजिए। अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी कर लीजिए, कांग्रेस ए हो जाए, कांग्रेस बी हो जाए, जनता प्रचार करे। आप लोग समझें आप क्या कहना चाहते हैं, जनता तय कर लेगी। मान्यवर, इस बिल में क्या क्या लिखा है वो बातें आपको बता के और थोड़ी बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। असीमित भंडारण की छूट दी गई है इन बिलों में, और वो क्यों दी गई है?
2 साल से अडानी का 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज करने की एप्लीकेशन हरियाणा सरकार के पास पेंडिंग थी। लेकिन 7 मई को जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, उस समय उस लैंड यूज को चेंज करके 100 एकड़ जमीन पर अडानी को भंडारण कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई और 5 जून को ऑर्डिनेंस के जरिए असीमित भंडारण और कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई। तो ये बिल किसानों के लिए नहीं लाया गया, अपने 4 पूंजीपति मित्रों के लिए यह सरकार ये काला कानून लेकर आई है। उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए काला कानून लेकर आया गया है, उन्हीं के लाभ पहुंचाने के लिए काला कानून। यह सरकार 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार नहीं है मान्यवर, यह सरकार उन 4 पूंजीपति लोगों की सरकार है जिनके लिए कानून बनाते हैं और जिनसे चंदा लेकर ये लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं। ये उनके लिए बनाई गई है मान्यवर। इस सरकार में कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में कि किसानों का साथ दे रहे हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं सदन के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी किसानों का साथ दे रही थी, देती रहेगी। और आपने हमसे 9 स्टेडियम मांगा जेल बनाने के लिए, केजरीवाल जी ने इनकार किया। हम वहां पानी का इंतजाम कर रहे हैं, आप पानी का इंतजाम रोक रहे हैं। हम वहां शौचालय का इंतजाम कर रहे हैं, आप वहां शौचालय का इंतजाम रोक रहे हैं। आप वहां पर लोगों को पानी, खाना, शौचालय इस तक पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। इंटरनेट, वो दुश्मन देश के नागरिक है क्या? उनके साथ इस तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं। एक माहौल बनाया गया 26 जनवरी को, लाल किले पे हमला, लाल किले पे हमला। 7 रूट पे किसान ट्रैक्टर रैली लेके निकला मान्यवर, तिरंगा रैली लेके निकला, और 7 रूट पर कहीं किसान ने कोई उपद्रव नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की। जो लाल किले पे लोग आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया। और वो दीप सिद्धू जो भाजपा का नेता है, उसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ है, देश के गृह मंत्री के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि भाजपा के नेताओं ने लाल किले का अपमान क्यों किया, तिरंगे का अपमान क्यों किया। मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर, आज वो दीप सिद्धू संजय जी कंक्लूड कीजिए। सर सबको समय मिला, मुझे भी थोड़ा समय दीजिए। आई हैव गिवन सफिशिएंट टाइम। सबको समय दिया, मुझे भी समय दीजिए। नो 10 मिनट देंगे सर। 10 मिनट दिया मैं। मान्यवर, दीप सिद्धू भाजपा का नेता वो फरार है जिसने लाल किले पे हमला किया, जिसने तिरंगे का अपमान किया। अपनी घिनौनी राजनीति के चक्कर में ये लोग कहां तक जा सकते हैं, इसका सच है ये जो सामने आया है। आप एमएसपी देने की बात कहते हैं, आप कहते हैं हम इस देश के किसान को एमएसपी देंगे। बड़ी अजीब बात है मान्यवर, इस देश के किसान को एमएसपी देने के नाम पर क्या कर रहे हैं ये। मैं उत्तर प्रदेश की खबर बता रहा हूं। 10 धान के क्रय केंद्रों पर 10 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई क्योंकि क्रय केंद्र में खरीद में एमएसपी में गड़बड़ी की गई। इसी तरीके से 1 रुपए किलो गोभी बिक रही थी तो किसान ने अपनी गोभी पे ट्रैक्टर चला दिया। उत्तर प्रदेश की खबर। बरेली के अंदर उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ की धान खरीद हो गई कागजों पे, किसान का पता तक नहीं है। तो डेरेक ओब्रायन साहब, जो यूपी में खरीद हुई है वो भूतों की खरीद हुई है, किसान का पता नहीं, नाम दर्ज करके खरीद हो गई। 4 साल में गन्ना किसानों पे मात्र 10 रुपए इन्होंने बढ़ाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, मात्र 10 रुपए मान्यवर। तो इसलिए ना आप एमएसपी देना चाहते हो, ना किसान को उसके फसल का दाम देना चाहते हो। असीमित भंडारण की छूट देकर आपने पूंजीपति मित्रों को यह सुविधा दे दी कि सस्ते में किसान से अनाज खरीदेंगे, सस्ते में किसान से फल खरीदेंगे, सस्ते में किसान से सब्जियां खरीदेंगे, उसका बड़े बड़े स्टोरेज में भंडारण करेंगे, जमाखोरी करेंगे, और जब बाजार में फल सब्जियों की कमी हो जाएगी, अनाज की कमी हो जाएगी, तो महंगे दामों में जनता को बेचेंगे। यानी आपने
महंगाई को, जमाखोरी को, कालाबाजारी को इस बिल के माध्यम से लीगलाइज करने का, वैधता प्रदान करने का काम किया है। इस देश में महंगाई बढ़ाने का काम किया है, उसका रास्ता आपने खोला है। इसलिए भी ये बिल तीनों का तीनों काला बिल वापस लिया जाना चाहिए। थैंक यू। अंत में थैंक यू। अंत में एक बजट आपने पेश किया। मन वो पाश नहीं कहा था ना कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। आज मैं उससे एक पंक्ति जोड़ना चाहूंगा। सबसे खतरनाक होता है कि जिस शख्स को आपने बचपन से अपना हीरो माना, वो जब डर के सामने घुटने टेक दे। और मैं बात कर रहा हूं इस शख्स सचिन तेंदुलकर की। मगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि आज इस कार्यक्रम में मैं आपको क्या बतलाने वाला हूं। अमेरिका की इस गायिका रिहाना ने एक ट्वीट किया। क्या यह वक्त नहीं आ गया है कि दिल्ली में चल रहे या भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन पर हमारा ध्यान जाए? और रिहाना ने यह बात इसलिए रखी थी क्योंकि जिस तरह से सिंघू पर, गाजीपुर पर या शाहजहांपुर पर जो किसान बैठे हुए प्रदर्शन करने, वहां पर इंटरनेट बुरी तरह से काट दिया गया है। उन्होंने किसान बिल पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ इस बात पर टिप्पणी की थी कि किस तरह से किसानों पर ज्यादती हो रही है। अब तक 100 के आसपास किसान मारे जा चुके हैं और वहां पर इंटरनेट काट दिया गया है, वो भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में। उन्होंने सिर्फ यही कहा था। मगर पूरी मोदी सरकार किस तरह से बौखला गई। उन्होंने अपने चाटुकारों की लाइन लगा दी और चाटुकार मेमनों की तरह मिमियाने लगे। उन्होंने सवाल तक नहीं किया, वो डर के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मेरे बचपन के हीरो सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा। आपके स्क्रीन पर सचिन तेंदुलकर कहते हैं, India's sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators but not participants. Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation. भारत का भला सिर्फ भारतीय कर सकते हैं और भारतीय बाहरी लोग हैं वो खामोश रहें और कोई टिप्पणी ना करें। सचिन तेंदुलकर, जब 100 किसान मर चुके हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ठंड में ठिठुरकर वो किसान मर रहा है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। देखिए आरपी सिंह, फॉर्मर बॉलर। इसके बाद देखिए सुरेश रैना, रवि शास्त्री, शिखर धवन, अनिल कुंबले। आप देख रहे हैं सबकी लाइन लग गई है और सब लगभग वही बातें कर रहे हैं। मुझे तो किस बात का हो रहा है दोस्तों, किस तरह से डर के सामने, किस तरह से प्रलोभन के सामने ये लोगों ने बगैर उस पर सवाल किए रट्टू तोते की तरह उस बात को दोहरा दिया। अरे तुम इस शख्स से सीख लेते। मनदीप पुनिया, बगैर किसी गुनाह के उसे जेल में डाल दिया गया। और जानते हैं जब वो रिहा हुआ बेल पर, तब उसने यह बताया कि मेरी अंदर मुलाकात कुछ किसानों से हुई है और उनकी दास्तानें मैं अपने पैर में लिख के आया हूं। ये देखिए, ये तस्वीर देख रहे हैं, इसने अपने पैर में लिख कर लाया क्योंकि उसके पास पन्ने नहीं थे। मनदीप पुनिया के पीछे कोई बड़ा बिजनेस हाउस नहीं है, कोई बड़ा पत्रकारिता संस्थान नहीं। ये व्यक्ति स्वतंत्र पत्रकार की तरह आपसे बात कर रहा है। मैं सुनवाना चाहूंगा मनदीप पुनिया की आपको आवाज। ये बात सुनिए क्योंकि एक बहुत ही आशावादी संकेत दे रहा है आदमी। इसके चेहरे पर डर नहीं है। मैं चाहूंगा 2 मिनट का उनका यह बयान सुने। बहुत कुछ कहता है यह बयान और मनदीप पुनिया जैसे लोगों से हमारे क्रिकेटर्स सीख सकते हैं। सुनिए। इतना चैलेंजिंग बना दिया पावर ने और उसको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। मेरे को भी डिस्टर्ब किया गया और मेरी तरह ही जो कप्पन सिद्दीकी साहब हैं उनको भी फ्री किया जाए, वो भी पत्रकार हैं। और मेरे जैसे जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो अलग अलग जगह पर जो फेस कर रहे हैं, स्टेट का जो रिप्रेशन है उसको फेस कर रहे हैं, उनको फ्री किया जाए। और जो जेल में उनको फ्री किया जाए। हमारा काम क्या होता है, हम रिपोर्ट करना होता है। मुझे तिहाड़ में भेजा गया तो तिहाड़ से भी मैं एक रिपोर्ट लिख के लेके आया हूं और वो आप लोगों के सामने कल मैं जरूर रखूंगा। मैं अपने जो नोट्स हैं, जितने भी जो जर्नलिस्टिक नोट्स हैं, वो मैंने अपने पैरों पे लिखे हैं पेन से। वो उसका रीजन ये था कि मेरे को पैरों पर ही चोट मारी गई थी, तो वो वैसे वही मैंने अपने जर्नलिस्टिक नोट्स लिखे हैं। मुझे मौका मिला वहां पर अंदर जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनसे बात करने का, उन्हीं की रिपोर्ट ही कल मैं करूंगा। हमारा काम एक्टिविज्म या ये सब एक अलग चीज है, लेकिन रिपोर्ट करना होता है तो मैं तिहाड़ में था, वहां से भी मैंने रिपोर्ट किया है। आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम तिहाड़, ये मैं कल लिखूंगा। बिल्कुल मैंने
तिहाड़ से रिपोर्ट की है, सरकार ने मुझे मौका दिया अंदर डाल के, तो ठीक है। मुझे इसको अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल लिया कि मुझे मौका मिला जो किसानों को गिरफ्तार किया गया है उनसे बात करने का। दूसरा जो सबसे मुश्किल काम हो चुका है ग्राउंड से रिपोर्ट करने का, उसको हमें आगे लेके जाना है, चाहे कुछ भी हो हम रिपोर्ट करने से नहीं हटेंगे। और जो पावर हमें जितनी बार दबाएगी उसको हम लगातार उसको जवाब देंगे, और जो भी होगा देखेंगे एक साथ मिलकर इसको। और सबसे मैं एक थैंक यू करना चाहूंगा कोर्ट का, जो जिन्होंने मुझे पूरा विश्वास है संविधान पर, जो मेरे साथ होगा वो ठीक ही होगा। मैं एक जो नोट लिख के लेके आया हूँ अपनी पत्रकारिता आगे, वो ये लिख के लेके आया हूँ। इसमें मैंने किसानों के नाम है, किसानों के नाम है ये, और जो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो मैं लिख के लेके आया हूँ। वो इसलिए लिख के लेके आया हूँ ताकि मैं कल रिपोर्ट कर पाऊँ अपनी। ये मेरे रिपोर्टिंग नोट्स हैं। तो देखा आपने, ये है असलियत, ये है सच्चाई। मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थक नहीं हूं, लेकिन किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर सत्य बोलता है, न्याय की बात बोलता है, तो मैं उसका अवश्य समर्थन करता हूं, और सबको करना चाहिए। गलत व्यक्ति भी सही बात बोले तो उस व्यक्ति का नहीं तो उस बात का तो समर्थन हमें करना ही चाहिए। तो कौन गलत है कौन सही, इसका फैसला आप लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें, लेकिन कुछ तो जरूर करें। इससे हमें पता चलेगा कि हम कैसी वीडियो बना रहे हैं और आपको क्या दिखाना है। देखिए, अगर आप झूठ देखना चाहते हैं, आप गलत देखना चाहते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, हम आपको वो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये चैनल एक मिथ बस्टर चैनल है। और मिथ और भ्रामक चीज़ें जो आपके बैड बिलीव्स हैं, उन चीज़ों को तोड़ना ही हमारा काम है और सच्चाई दिखाना ही हमारा काम है। और इसी के साथ फिर आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चाहें तो आप इस चैनल को अपने सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक रहें, और यही दुआ है हमारी कि हालात जल्दी ही सामान्य हो और सभी की परेशानियां खत्म हो। नमस्ते।